चुनौती आप ही की भाजपा से मिली है। राहुल कसवा, हनुमान बेनीवाल आपके अलायंस पार्टनर और रवि भट्ट साहब, क्या ये चुनौती, आप इस चुनौती को चुनौती मानते हो? और लोकसभा चुनाव में ये चुनौतियां जो बीजेपी के अंदर से निकल रही हैं, ये कितना आपको नुकसान या प्रभावित करने की में है? देखिए, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। आप जानते हैं 2014 में देश के क्या हालात थे। 2014 में इस देश में एक हताशा और निराशा का माहौल था। महंगाई और भ्रष्टाचार से हमारा देश जूझ रहा था और अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्था दोनों कराह रहे। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आना, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार का बनना और सरकार के कामकाज को देखने के बाद इस देश की जनता में इस सरकार के प्रति भरोसा और विश्वास तेजी के साथ बढ़ा है। आज मैं कह सकता हूं कि आज दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी यह मानते हैं कि इस विश्व में 21वीं सदी यदि किसी की यह है तो हमारे भारत की है। इस सीमा तक केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति एक विश्वास, भारत के प्रति एक भरोसा बढ़ा है। ऐसी स्थिति पैदा हुई। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वो भारत जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैंने फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में जिस भारत की गणना होती थी, आज वो फ्रेजाइल 5 से निकलकर यह भारत फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया है। और भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अब वो अभी कहने लगी हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते ही यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और भारत भी होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, हम सभी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है। डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महीने और वर्षों की बात नहीं, तो बात यदि करते हैं तो दशकों की करते हैं, सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि दूर की होती है। और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त है। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर न हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर न हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बड़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे वह राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो या 3 तलाक का हो। अब 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हाय तौबा कांग्रेस और कुछ अन्य सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई, हाय तौबा कि गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की माँ बहन हमारी भी माँ बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत के आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वो स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जेगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकोनॉमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है और सब मिला जुला कर भी कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी, अवसर भी बढ़े हैं और आय भी बढ़ी है। और आप लोगों ने यह भी रिपोर्ट देखी होगी कि नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसको कि कई दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी इंडोर्स किया है कि भारत में 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने में सफल हुए हैं। 25 करोड़ लोग को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रिकॉर्ड कमी आई है। जहां तक मुझे इस समय याद है अप्रोक्सीमेटली 11.8% जो पहले हुआ करता था, अब अप्रोक्सीमेटली 3.1, 3.2 के आसपास है। या हो सकता है कि इन दिनों में लेस देन 3 हो गया हो।
3% हो गया हो। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही जहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन उन सारे किसी स्वप्न को वह साकार नहीं कर पाए। और मैं तो यदि कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा जबकि इनका वह न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या यह गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने ही कहा तालियां तो बजाओ, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। चिदम्बरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर, तो ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदम्बरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रति उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। और कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 3 लाख नौकरियों की भी देने की बात कही थी, और रहे हैं सरकार में क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और यही कांग्रेस है कि हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए थी, उनको मुहैया नहीं करा पाई, और आज वो तरह तरह के आश्वासन दे रहे हैं। इनके समय में डिफेंस डील जो होती थी, रक्षा सौदे जो होते थे, उसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं। सारा देश इससे अच्छी तरह अवगत है, और आज एक भी चार्ज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर या रक्षा सौदों को लेकर नहीं लग पाया है। यह भी हमारा एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था इस देश का कि अब रक्षा, भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना ही है, रक्षा फाइटर प्लेन्स हों, एमिनिशंस हों, यह सब बनने चाहिए तो भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए, और हम इस काम को तेजी के साथ कर रहे हैं। 2014 में जहां अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ का ही केवल एक्सपोर्ट होता था, आप सबको जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हो चुकी होगी, क्योंकि इस संबंध में मैंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आज हमारा एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और मैं आपको संकेत दे रहा हूं और भी है, लेकिन इसमें भी ऐड नहीं की। और रक्षा की दृष्टि से तो कोई भी देश हो, बहुत सारे चैलेंजेज रहते हैं, हमारे समक्ष भी चुनौतियां हैं। साइबर वार की है, अनकन्वेंशनल वारफेयर की है, असिमेट्रिकल वारफेयर की है, एल्गोरिथम वार की है, लेकिन इन सब सारे खतरों से भारत तैयार रहे, यह भी आवश्यक है, और इस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। लेकिन रक्षा तैयारियों के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत रक्षा की दृष्टि से अपने को मजबूत कर रहा है तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आज तक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने जो अपना ये न्याय पत्र जारी किया है, अब इन्होंने पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में, जैसे लगता है कि इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी ही ना, यही कांग्रेस ने को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं देशवासियों को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस का इन्होंने विरोध किया था। पिछड़े वर्ग के लिए जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इनके द्वारा कई सामाजिक न्याय विरोधी कदम उठाए गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को सही अर्थों में लागू किया है, तहे दिल लागू किया है। और जो इस समय हम जनता में भी जा रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना है। और इधर मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में जा रहा हूं, तो मध्य प्रदेश में कल था, आज मैं राजस्थान में हूं। मध्य प्रदेश में भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, यहां भी यही स्थिति रही है, लगभग 4 महीने पहले चुनाव हुए। तो मैं जनता से मैं पूछ रहा, बार बार चुनाव होना कैसा लगता है? उन्होंने कहा साहब नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, इन्होंने इसके पहले ही हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बना दी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी संभावनाओं पर वो विचार करें और अपनी रिपोर्ट। और इस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और मध्य प्रदेश राजस्थान में मैंने देखा कि जनता एकदम बिल्कुल सहर्ष इसका समर्थन कर, मतलब बोलते ही ट्रेमेंडस क्लैपिंग हो रही है उनकी तरफ। और ये तो लगता है कभी कभी कि क्या हो गया है, कांग्रेस इसे नहीं कहा गया, मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है कहा जाता। अब मुझे लोगों ने बताया कि साहब कांग्रेस के अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब धारा 370 और राजस्थान का क्या लेना देना। आप कल्पना की, अरे सारे देश का लेना देना है धारा। और ये भी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया है। उनके न्याय पत्र के बारे में मुझे कहना हो तो
एक ही सेंटेंस में मैं कह सकता हूं, एक चेक ड्रॉन ऑन एन इम्प्टी बैंक। तो इस समय बस केवल इतनी ही बात आप सबके बीच में आप कुछ देखिए, इन सब सारे मामलों का हम चुनावी दृष्टि से नजरिए से नहीं देखते, उस दृष्टि से नहीं देखते। सुरक्षा का संकट यदि भारत पर पैदा होगा, जब उसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए भारत तैयार, लेकिन भारत, मैं दूसरी बात दोहराना चाहता हूं, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए और अपेक्षा भी करता है कि वो भी इसी रूप में रिस्पॉन्ड करें। आशीष, वो तो एक चुनौती के रूप में आपके सामने नहीं नजर आ रहा है, पर 2014 से ये भी देखने को मिला है कि विपक्ष की जगह आप बीजेपी से ही चुनौती मिलती। हम बात करें ममता बनर्जी, हम बात करें शिवसेना में उद्धव ठाकरे की, और हम राजस्थान की भी बात करें अगर इस चुनाव में, तो राजस्थान की तो पे कहीं पेच फंसा नजर आता है। चुनौती आप ही की भाजपा से मिली है, राहुल कसवा, हनुमान बेनीवाल आपके अलायंस पार्टनर और रवि भट्ट साहब, क्या ये चुनौती, आप इस चुनौती को चुनौती मानते हो? और लोकसभा चुनाव में ये चुनौतियां जो बीजेपी के अंदर से निकल रही हैं, ये कितना आपको नुकसान या प्रभावित करने की में है? देखिए, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी, और कहीं पर हो सकता है कि हमारे यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है किसी हमारे फैसले को लेकर, और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की भी हम उचित फोरम पर एक्सप्रेस करने की उसकी आजादी भी देते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी भारतीय जनता पार्टी, आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। अब कहीं पर कुछ यदि डिफरेंसेज यदि वर्कर्स में, लीडर्स में यदि पैदा भी हुए स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पर, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में जल्दी कोई बगावत नहीं करता, कोई कर दे या हो सकता है, मानिए नहीं, उसको मैं नकार भी नहीं रहा। अब क्या बात करें, क्या कहें उनके बारे में। हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी प्रमाण मांग रहे हैं। ऐसे लोगों की क्या बात कर सचिन, देखेंगे मामला सॉर्ट आउट होगा। ऐसा मैंने हमारी पार्टी का कोई नेता किसी जाति अथवा किसी पंथ अथवा किसी मजहब के खिलाफ नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की हम अकेली पार्टी है जो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते, बल्कि इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी ये पॉलिटिक्स का आधार है। विष्णु जी कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो टिकट दिए गए हैं या क्षेत्रों में देखा जाता है कि जातिवाद के नाम पर ही टिकट दिए गए। वर्सेज अगर देखा जाए, मेघवाल वर्सेज मेघवाल, चौधरी वर्सेज चौधरी, तो ये आधार देखा गया और इसको लेकर कई बार ये भी आता है कि पार्टी में ही जो नाराजगी है वो दिखाई दे। पहला, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि अब 4 जून 400 पार, बीजेपी 303 है, 370 बीजेपी और 400 पार है, तो 67 सीटों का मार्जिन क्यों? नॉर्थ से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलती है, किस तरह ये मार्जिन पट पाए? नहीं, मार्जिन पट जाएगा तो आ जाएगा रिजल्ट, आप देख लीजिएगा। पहले से क्यों डिस्क्लोज करें। और भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है, मैंने पहले ही कहा। आप रक्षा मंत्री हैं सर, हम ये देखते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस आधार पर फैसले करते। आप शेखावत काफी भावना, मुझे किसी ने कहा नहीं, अग्निवीरों की चिंता करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी, हमारी सरकार। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाए। और मैं कहता हूँ अग्निवीर यदि आते हैं 18 साल की ज्वाइन कर और हाई स्कूल पास करने के बाद, जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास जो है इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ उनके पास कोई एक प्रकार का उनका ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण भी होगा, माने क्या बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी उनका। और बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस तो है ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त भी हम लोग कई ऐसे विभाग हैं सारे देश भर में, यदि हमारा वह नौजवान जाना चाहता है उसमें, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था। इतना ही नहीं, 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में 15-16 लाख रुपए भी होंगे, जो यदि कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहता तो कर सकता है। यह देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। जो सेना में रहना चाहते हैं सेना में रहे। मैंने समीक्षा क्या सक्सेसफुल है ये हमारा ये स्टेप, जो कुछ भी हम लोगों ने किया सफल है। अच्छा, दूसरी, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, अगर एग्जिस्टिंग यदि कोई सिस्टम उसमें कहीं लगेगा हमको कि नहीं यह सुधार इसमें किया जाना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश, इस रूप में लिखिएगा, हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश, यदि कहीं कोई आवश्यकता होगी सुधार भी करेंगे। लेकिन अपने सेना में भर्ती, अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाले जवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी, उनका भविष्य सुरक्षित। राजनाथ सिंह जी, आप बता रहे हैं कि भारत विदेशों में हर एक्ट से सबसे अव्वल अपना नाम कमा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है जहां
कुछ देशों पे रिसर्च किया, अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत भी 10 देशों में तानाशाही जैसे देश है उनमें सम्मिलित होने जा रहा है। लोकतांत्रिक यहाँ खतरे में होता जा रहा है। आप विदेश को तो आप हंसी खिली में उड़ा देते हैं, जहाँ विदेशी लोग जब भारत के बारे में ये कह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ यदि यहाँ पर डेमोक्रेसी न होती तो आप प्रश्न ही न पूछ पाते। प्रश्न आप पूछें डेमोक्रेसी में पूछ सकते, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है माने प्रश्न नहीं। सर, डेमोक्रेसी की बात जब डेट है उनका ये कहना है कि 2029 में जो चुनाव होंगे वो पाकिस्तान की तरह इंडिया में चुनाव होंगे, और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि मैंने जानबूझ के करवा दी, हिंदुस्तान में भी 2029 में ऐसा होगा। जाना चाहिए, हमारी पाकिस्तान से तुलना मत करिए, कहाँ चलेगा, इसीलिए दर्शन करने। और पुजारी कितना है तो आप तो जानते ही, निमंत्रण तो गया था, सब श्रद्धा हो, आस्था हो तो वहाँ जाएगा ही, लेकिन वो अभी राम के भक्त रहे, अच्छा है। मैं चाहता हूँ सारे क्या कहें इस बेचारे, अब वो सब सारे लोग खुद ही संकट में हो, क्या कहें। और एक प्रश्न पहले क्या पूछा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड केवल हम ही को मिला है, उनको नहीं मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको भी मिला है, हमको भी मिला। दमखम की सरकार है यहाँ राजस्थान, कहाँ कायम चला। अरे राम राम, बड़ा सटीक उत्तर है लेकिन दूंगा नहीं। कौन कहाँ घुसा देगा क्या, ना जी, इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं था। ये कहाँ हमको घुसा देंगे बिल में, किसका है? सभी जगह हमारी सीटें बढ़े। वैसे लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी तो सैचुरेशन की ही स्थिति में हम रहे हैं, 3 सीटों को छोड़। साउथ तो है ही। अब साउथ में कर्नाटक में वैसे भी 25-26 सीट पहले भी जीत चुके हैं, 28। तमिलनाडु में भी जीते, तैयारी हो रही है। वो घोषणा पत्र नहीं, अब संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र देखिए, यह अनावश्यक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। मैं कहता हूँ कि मान लिया एजेंसी अपना काम करती है, मैंने कहीं पर कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, अथवा कहीं यह नहीं कहा जाता एजेंसी यह काम करो, हुआ सरकार की तरफ से कहीं पर कोई दबाव नहीं। अच्छा, दूसरी, यदि कोई गलत काम करता है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि कोई गलत काम करता है तो अदालत तो बैठी है, अदालत के पास जाइए। वो लोग भी अदालत के पास गए थे तो अदालत में ही उनको राहत नहीं मिली, तो उसके लिए हम कैसे गुनाहगार हैं? अपनी गलती को अनावश्यक हमारे ऊपर चस्पा करने की कोशिश क्यों करते? ऐसी आंख बिछोनी नहीं होनी चाहिए। मैंने हम लोग केवल देश को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज, है ना, अभी मत। मित्रों, सभी मेरी भाई और